हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में मैथमेटिक्स मॉडल पेपर के सेक्शन बी के एंड सेक्शन सी के ऑल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट के रिवीजन एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ पे नंबर्स जो आपके पास भी दिए गए हैं, पहला नंबर है जैसे 12, 16 एंड 24 आपका रिमाइंडर और 7 आ रहा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम इसका जो हो जाएगा 12, 16 और 24 का एलसीएम आपका आ रहा है 48 आ रहा है ना। एंड आपका रिक्वायर्ड जो नंबर यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर जो आ रहा है रिमाइंडर 7 मतलब जो कि आ रहा था, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 48 प्लस 7 इक्वल टू 55 इज द राइट आंसर, है ना। आपका 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। A bag contains 4 red, 3 blue and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that drawn ball is red, yellow. चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टोटल यदि बॉल की यहाँ पे बात की जाए, टोटल बॉल का यदि यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल बॉल अभी आपके पास है 9, है ना। टोटल बॉल अभी आपके पास 9 है। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है रेड बॉल का, तो रेड बॉल का यानी कि पी आर का यदि यहाँ पे बात करें, पी आर आपका हो जाएगा एन आर आपके पास जो कि आपके पास रेड जो है कि 4 बॉल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल आपके पास 9 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का ड्रॉन का वो 4 बाय आपका 9 हो जाएगा। एंड सेकेंड में आपको पूछा है, ये फर्स्ट नंबर था आपका, इसमें फिर सेकेंड का पूछा है इसमें कि येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पी यहाँ से लिख सकते हैं, पी येलो के लिए कर सकते हैं। येलो बॉल का नंबर आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स आपके पास 9 है। ये भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 ग्राफिकली। ग्राफिकली सोल्व करने से के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा और ये आपका वाई एक्सिस रहने वाला है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे x इक्वल 5 दिया गया है, तो मान लीजिए x आपका यहाँ पे 5 आ रहा है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आपका 5 आ रहा है ना। तो इसे ड्रॉ करने पे ये लाइन जो है कुछ इस तरह से चला जाएगा। ये x इक्वल टू ये लाइन जो है ये इक्वेशन है x इक्वल 5 का, है ना। एंड मान लेते हैं यहाँ पे आपका 7, y इक्वल टू यहाँ पे आपका 7 आ रहा है। तो इस लाइन को इस तरह से यदि ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे जाके दोनों करता है। मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट को b यदि मान लें, तो इस b का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 5, x इक्वल 5 एंड y इक्वल आपका यहाँ पे 7 आ रहा है ना। इस तरह से तो यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन का सोल्यूशन देखें तो x इक्वल 5 आ रहा है और y इक्वल आपका 7 आ रहा है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है ग्राफिकली मेथड से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी में फिर b का है, इसी में फिर b का पूछा है। यहाँ पे b में दिया गया है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल 0 एंड y इक्वल -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो ग्राफिकली आपको बताना है, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 वाला फॉर्मूला नहीं लेके चलना, आपको ग्राफिकली बताना इसका ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये x और y एक्सिस यहाँ पे हम लोग जिस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ओरिजिन मूल पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें x इक्वल्स आपको 0 दिया गया है। x इक्वल्स 0 का मतलब क्या, x इक्वल 0 का आपका यही लाइन होगा। ये वाला जो आपका लाइन है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये लाइन आपका x इक्वल
जीरो का लाइन है। एंड y इक्वल्स -3, तो y इक्वल्स -3 अगर यदि आए, यदि मार्क करें 1 2 एंड 3, तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि आपका एक लाइन जो कि इस तरह से जा रहा है, जो कि आपका y इक्वल्स -3 को शो कर रहा है, ये लाइन इक्वेशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यदि इस लाइन को इस इक्वेशन को यदि 1 माने और यहाँ का इक्वेशन यदि हमारा अगर 2 रहेगा, तो देख रहे हैं कि दोनों लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट सी पे, ये पॉइंट आपका यहाँ पे सी है जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे x इक्वल्स आपके 0 हो रहे हैं और y इक्वल्स आपके -3 हो रहे हैं ना। इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है ना, इक्वेशन का आपका यूनिक सॉल्यूशन दिखा रहा है ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ ये इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है, ये इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट शो कर रहा है। दैट्स द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हियर गिवन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स में। मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर आपका √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स आपका इधर आ रहा है 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका ये 1 आता है। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा इक्वल्स इधर 3, ये -1 इधर लाके कर देंगे, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स 3 - 1 करने पर आ जाएगा 2, इस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1 आ रहा है। मीन्स आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू आपका 1 आ रहा है आंसर, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया था, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे एक राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं इसी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कोट बीटा इक्वल √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। तो यहाँ पे साइन अल्फा आपको जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे साइन अल्फा का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है, तो इससे यदि हम 1/sin अल्फा लिखें, 1/sin अल्फा करते हैं, तो ये भी आपका 1/1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब इसे सॉल्व करने पे ये कोसेक अल्फा का वैल्यू हमें √2 ये दे रहा है। एंड यहाँ पे कोट बीटा इक्वल्स √3 दिया गया है, तो हम जानते हैं यदि कोट बीटा और कोसेक बीटा का रिलेशन देखें, तो कोसेक बीटा यदि डायरेक्ट निकालते हैं कोसेक बीटा, तो ये हमारा आ जाता है √1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा, ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इसे पुट करते हैं 1 प्लस फिर कोट बीटा का वैल्यू √3 है, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पे जो वैल्यू टोटल हमारा आ रहा है कोसेक बीटा का, ये 2 निकल के आ रहा है। अतः आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया था कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, यानी कि कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा का जो वैल्यू आपका आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है 2 + √2। दैट्स द आपका राइट आंसर आ रहा है। समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में, ये आपका हिंदी मीडियम है, अच्छा यहीं से कर लेते हैं। दी गई आकृति में XZ पैरेलल BC आपको दिया गया है। इस इक्वेशन में आपको XZ यहाँ पे जो है कि आपको XZ जो है कि आपको BC के पैरेलल, यहाँ पे XZ BC पैरेलल है आपका BC के, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और कह रहा है आपका AZ बराबर 3 सेंटीमीटर, AZ आपका 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, AZ 3 सेंटीमीटर है, ZC 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर आपका BM 3 दिया हुआ है, BM आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर आपका MC 5 दिया हुआ है ना। तो इसमें XY की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको इसमें XY की लंबाई क्या है ये आपको अभी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कैसा सोल्यूशन रहने वाला है। यहाँ से अभी देखें तो ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल A XZ
ट्रेंगल AXZ एंड फिर ट्रेंगल ABC यदि लें, ABC यदि लेते हैं, इन दोनों में देखते हैं यदि XZ यदि BC के पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों ट्रेंगल हमारा ये सिमिलर होगा। अब दोनों ट्रेंगल यदि सिमिलर होंगे तो सिमिलर ट्रेंगल के साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हम AZ बाय ZC यदि करें तो इसका भी रेशियो जो है हमारा AX बाय XB इक्वल्स ये हमारा 3 यहाँ पे 2 ही आने वाला है ना। तो अब फिर सिमिलर ट्रेंगल देख रहे हैं यहाँ पे, फिर अगर ट्रेंगल कंसीडर करें, ट्रेंगल AXY यदि कंसीडर करते हैं, AXY एंड फिर ट्रेंगल आपका ABM, ट्रेंगल ABM देखते हैं तो ये दोनों ट्रेंगल आपका यहाँ पे सिमिलर आ रहा है। यदि दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो सिमिलर ट्रेंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं हम कि AB बाय AX इक्वल्स BM बाय XY, है ना। तो ये आपका इस तरह से जो है यहाँ पे ये रहने वाला है। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। AB का वैल्यू अभी आपके पास यहाँ से देखें, AB का वैल्यू आपका जो कि टोटल AX ये टोटल 5 आ जाएगा अभी आपके पास यहाँ पे, और फिर आपका XB का वैल्यू जो है कि यहाँ पे आपका ये फिर AX का वैल्यू आपका 3 आ रहा है इक्वल्स यहाँ पे BM का वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे 3 आ रहा है और इंटू XY, है ना। तो यहाँ से XY का वैल्यू यदि सॉल्व करके लाए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स ये आपका आ रहा है 1.8 सेंटीमीटर आपका ये आ रहा है निकल के फाइनल आंसर आपका, है ना। XY का वैल्यू आपका 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अब आपका सेक्शन C आ रहा है, इसमें सेक्शन C के जो कि प्रत्येक प्रश्न के अंक 3 अंक हैं। चलिए अब देखते हैं सेक्शन C के क्वेश्चन किस तरह से हैं। एक वृत्त का केंद्र 2a-7 है। आपको एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से आपको एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर। इस पॉइंट को यदि हम यहाँ से यदि A मान लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर मान लेते हैं C दिया हुआ है ना, सेंटर दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए यदि यह वृत्त बिंदु 11-9 से होकर गुजरता है और इसकी त्रिज्या 5√3 हो। तो इसका रेडियस जो यहाँ पे तो फाइनली कह रहे तो इसका जो यहाँ पे रेडियस R का वैल्यू दिया गया है आपको 5√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और इसका एक सिरा जो है इस पॉइंट का, इस रेडियस का एक एंड का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 11 और -9, है ना। और आपका दूसरे कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है आपका 2a और a-7, ये 2 पॉइंट्स हैं, है ना। तो इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो 5√2 आ रहा है क्लियरली अगर बात करें तो चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से यदि x2 - x1 करें तो ये हो जाएगा 2a - 11 होल स्क्वायर प्लस a-7 माइनस यहाँ पे 9 करें तो ये हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका 5√2 का होल स्क्वायर, 5 × √2 का फिर आपका यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने पे आपका यहाँ पे A का मान क्या रहने वाला है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4a² प्लस 121 माइनस 44a, फिर आपका इधर प्लस हो जाएगा a² प्लस 4 प्लस 2a इक्वल से आपका इधर हो जाएगा 2050 आ रहा है टोटल, है ना। इस तरह से आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और आप इस इक्वेशन को यदि अरेंज करके यदि सॉल्व कर आगे जो सोल्यूशन यहाँ पे रहने वाला है आपका ये इक्वेशन आपका फाइनली आ रहा है, आपका फाइनल इक्वेशन जो बन के आ रहा है ये आ रहा है 5a² माइनस 40a प्लस 75 इक्वल्स 0। तो यदि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारा आ रहा है a - 5 × 5a
-15 इक्वल 0। यहाँ से सॉल्व करने पे ए का वैल्यू हमारे पास अभी आ रहा है 5 और 3। तो ए का जो पॉसिबल वैल्यू आपके पास 5 और 3 आपका जो कि आ रहा है, ये आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, चलिए इंग्लिश मीडियम में ही ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ से अभी हमारा 27 का है ना, यहाँ से चलिए। टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से मतलब दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ है ना, इस तरह से ड्रॉ किया गया है। प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ यहाँ पे इस एंगल का बात कर रहा है, PTQ इक्वल टू एंगल OPQ आपका OPQ है ना। तो यहाँ का जो ये स्मॉल एंगल जो बन रहा है, इसका अब यहाँ पे इसने बात किया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह रहने वाला है, क्या रिलेशन बनने वाला है एंगल्स के बीच। तो यहाँ पे यदि हम गौर करें, सबसे पहले टेंजेंट्स जो होते हैं लेंथ में वे इक्वल्स होते हैं ना, टेंजेंट लेंथ में इक्वल्स होते हैं। तो ट्रायंगल, सबसे पहले यदि यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करें, ट्रायंगल PTQ का यदि कंसीडर करें, ट्रायंगल आपका यहाँ पे PTQ का यदि यहाँ पे बात करें, PTQ में देख रहे हैं कि एंगल P और एंगल Q आपका इक्वल है। तो एंगल P यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से आपका एंगल P इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स यदि यहाँ से x मान लेते हैं, है ना। और फिर एंगल T इक्वल्स, एंगल T को एंगल T ही रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस ट्रायंगल में यदि तीनों एंगल का यदि सम निकालें, यहाँ से यदि तीनों एंगल का यदि सम निकालें तो आपके पास 2x प्लस एंगल T इक्वल्स ये आ रहा है टोटल 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से यदि डायरेक्ट यदि x का वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस T डिवाइडेड बाय 2, ये आपका x का वैल्यू अभी आ रहा है ना। चलिए x का वैल्यू आपका यहाँ पे आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब आपका जो टेंजेंट होता है, आपका जो टेंजेंट लाइन जो होता है वो आपके रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज जानते होंगे टेंजेंट लाइन रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ से यदि कहें तो एंगल OPT ये इक्वल से आपका 90 डिग्री रहने वाला है ना। एंगल OPT आपका 90 डिग्री रहने वाला है। तो यहाँ से यदि एंगल OPT यदि देखें तो ये बना हुआ है एंगल OPQ, फिर प्लस एंगल आपका QPT। तो QPT एंगल को भी इसमें x माना था, तो इसे एंगल x ही कर देते हैं, ये इक्वल से आ जाएगा फिर आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OPQ अगर कंसीडर करें, एंगल OPQ इक्वल से देखें तो 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। तो x का वैल्यू अभी हमने निकाला है 180 डिग्री माइनस एंगल T/2। तो वैल्यू रखते हैं इसका 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस T/2। हाँ, यदि यहीं पे सॉल्व कर लें हम, इसे यहीं पे मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस T/2 है ना, ये आ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लियरली आपका 90 डिग्री माइनस इधर हो जाएगा प्लस आपका T/2 है ना। ये T जो है कि आपका एंगल, यहाँ का T का एंगल आपका PTQ है। तो प्लस 90 माइनस 90 आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे यदि देखें क्लियरली 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो एंगल यानी 2 इंटू एंगल OPQ इक्वल टू एंगल T आ रहा है। तो एंगल T आपका एंगल PTQ ही है ना। तो इसे लिख सकते हैं एंगल PTQ है ना, जो कि आपका रिक्वायर्ड था। ये आपका प्रूव्ड यहाँ पे हो चुका है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा टर्म जो है कि थोड़ा इधर उधर हो चुका है, बट मैंने क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया है हर एक टर्म को। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। कह रहा इन द गिवन फिगर इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विच एंगल B 90 डिग्री,
है ना। यहाँ पे देखिए आपको एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि एंगल बी अगर आपका 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है तो जानते हैं रेडियस जो होता है कि आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो आपका यहाँ भी 90 होगा। फिर ये भी टेंजेंट है आपका बीसी, तो ये भी रेडियस बेस पे भी 90 होगा। तो ये भी 90 है, ये भी 90, इसका मतलब ये भी 90 है ना। क्लियरली अगर कहें तो आफ्टर ऑल हमारा ओ क्यू बी पी जो है कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम फिगर, है ना, फ्रॉम फिगर से कहें तो आपका ओ क्यू बी पी इज स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर जो है कि यहाँ पे बन रहा है। और स्क्वायर का एवरी साइड से जो है कि इक्वल होता है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका ओ क्यू इक्वल्स क्यू बी इक्वल्स बी पी इक्वल्स आपका ओ पी रहने वाला है, जो कि इक्वल्स टोटल रेडियस आर के बराबर है। तो अब चलिए इसमें हमें आर को ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो आपका डी एस और डी आर आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ए डी आपको टोटल कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो ए डी आपके पास यहाँ पे जो है ए डी इक्वल से दिया हुआ है आपको। ए डी में आपका क्या आ रहा है, डी एस या फिर डी आर, है ना। तो दोनों लाइन यहाँ पे इक्वल होंगे, चूंकि ये दोनों भी एक्सटर्नल पॉइंट डी से टेंजेंट है सर्कल पे। डी एस इक्वल टू डी आर आपका यहाँ से आ रहा है। तो ए डी को यदि लिखें तो उसको लिख सकते हैं ए आर प्लस डी आर, है ना। तो ए डी आपको टोटल 17 दिया हुआ है, तो 17 इक्वल्स ए आर प्लस डी आर का वैल्यू आपको इसमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। आपको डी एस का वैल्यू डी एस इक्वल टू डी आर होगा आपका 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करके यदि ए आर निकालें तो ए आर का वैल्यू आपका 17 माइनस 3 इक्वल्स 14 आ रहा है। ए आर का वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब देखें तो एक्सटर्नल पॉइंट, इस ए एक्सटर्नल पॉइंट से आपका ए क्यू और आपका ए आर दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अब ए आर इक्वल्स ए क्यू, है ना, ए आर इक्वल्स ए क्यू। तो दोनों का वैल्यू आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ रहा है। अब आपको इसमें देखिए ए बी आपको टोटल 20 दिया हुआ है, ए बी टोटल 20 है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू आपका 14 है, ए क्यू 14 प्लस उसके बाद आपका क्यू बी जो कि आपके रेडियस आर के बराबर है। तो यहाँ से आर लिख लेते हैं, 14 प्लस आर इक्वल्स ए बी आपका टोटल 20 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करके आर इक्वल्स जो आपका आएगा 20 माइनस 14 आपका 6 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि आपका रेडियस का वैल्यू है ना। आपका आंसर यहाँ पे आर इक्वल 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियरली, है ना। आई होप आपको सभी स्टेप समझ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप जो कि आपका आंसर यहाँ पे दे रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर मान लेते हैं। इस तरह से 2 नंबर, एक पहला नंबर हमारा x रहेगा, दूसरा नंबर हमारा y रहेगा। और इसमें मान लेते हैं कि x जो है कि वो बड़ा है हमारा y नंबर से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो बन रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2, है ना, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो 2 नंबर का डिफरेंस करते हैं पहले x माइनस वाई, फिर इसका हाफ कर देते हैं। हाफ करने पे जो वैल्यू आता है आपको यहाँ पे 2 आ रहा है जो दिया हुआ है इक्वेशन 1। एंड द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो फिर कह रहा है सम ऑफ ग्रेटर नंबर अभी x माने हैं, x है, प्लस फिर ट्वाइस द स्मॉलर, यानी ट्वाइस द स्मॉलर करने पे आपका अभी 13 आ रहा है। फाइंड द नंबर। तो यहाँ से आपको नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें यदि 2 मल्टीप्लाई कर दे उधर तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी इक्वेशन आपका 4 हो जाएगा। तो अब यदि इसे माइनस यदि कर दें इक्वेशन 1 में, यदि इक्वेशन 2 को यदि माइनस कर दें, यहाँ पे ये आपका x है कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो x और x आपका कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आपका माइनस 3y इक्वल्स यहाँ पे 4 माइनस 13 करने पे ये भी आपका यहाँ पे जो कि माइनस 9 आ रहा है। तो यहाँ पे y का वैल्यू सॉल्व करने पे आपका 3 आ जाता है ना। y का वैल्यू 3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, y की इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल्स आपका जो 4 हो रहा है। तो यहाँ से यानी कि x माइनस 3 इक्वल्स 4, या फिर आपका x इक्वल्स 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, है ना। यानी कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 जो है कि आपका
आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्लियरली इसमें सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इस 2 को यहाँ ले आके गुना कर दिया है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आपका 4 हो जाने वाला है टोटल, है ना। यहाँ पे x - y = 4 रहेगा, यहाँ पे x + 2y = 13 रहेगा। फिर मैंने माइनस किया है तो x आपका कट चुका है ना। यहाँ पे आपका -3y = -9 हुआ है, तो वहाँ से y = 3 आ गया, फिर यहाँ से x = 4 आ चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। इसमें कह रहा है ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्फेरिकल डोम, है ना। एक आपका रूम है, उस रूम के ऊपर क्या क्या है, एक हेमी स्फेयर लगा हुआ है। चलिए तो हम लोग हेमी स्फेयर को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपका कुछ हेमी स्फेयर जो कि लगा हुआ है ऊपर। द बेस रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर, यहाँ पे आपको बेस रेडियस, ये बेस रेडियस जो आपको दिया गया है, बेस रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपका यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू है, ये आर का वैल्यू, तो इसका जो टोटल जो हाइट है, इसका जो यहाँ पे है ना, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 1/2 द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, है ना। तो इसमें आपका सिलिंड्रिकल पार्ट भी लगा हुआ है ना। तो सिलिंड्रिकल पार्ट आपका कुछ इस तरह यहाँ तक होगा सिलिंड्रिकल पार्ट, है ना। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का, तो अगर h हाइट यदि इसका मान ले तो r का वैल्यू अभी यहाँ पे h/2 आने वाला है। 1/2 द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट्स कंटेंट्स 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, है ना। आपको यहाँ पे रूम का टोटल हाइट निकालना है। तो क्या करते हैं, रूम का यदि टोटल हाइट निकालें तो सबसे पहले यदि आप सिलिंड्रिकल पार्ट का यदि हेमी स्फेरिकल पार्ट का यदि यहाँ पे निकाले वॉल्यूम, तो आपका हो जाएगा 2πr³ 2/3 πr³ एंड प्लस आपका सिलिंड्रिकल पार्ट का यदि यहाँ पे वॉल्यूम निकालें तो ये आपका आ जाएगा πr²h। तो पाई इंटू r इंटू h का यदि बात करें यहाँ पे, तो इसका h भी जो है कि इसमें r ही होगा, है ना। इतना आपका यहाँ पे आ रहा है। तो जो आपको इक्वल्स यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 1408/21 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से यदि इस टोटल को यदि हम सॉल्व करें, कैलकुलेशन यदि करें, तो यहाँ से r का जो वैल्यू आपको आने वाला है वो आने वाला है 2 सेंटीमीटर, है ना। r का वैल्यू आपका 2 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट यदि h निकालते हैं यहाँ से अब, तो आपका आ जाएगा 2r, यानी कि 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट अगर निकालें अब इस डोम का, टोटल हाइट हो जाएगा आपके पास 2 + 4 = 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। चलिए यहाँ पे मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें जो आइसक्रीम जो भरा जाता है इस कोन में, तो यहाँ पे इसका 1/6 पार्ट जो है कि खाली रह जाता है ना, बट इसके टॉप पे जो कि एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है जिसमें भी आइसक्रीम को भरा जाता है। तो चलिए सबसे पहले यदि टोटल कोन का यदि वॉल्यूम यदि देखें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का यदि यहाँ पे बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 πr²h। 1/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे यदि आपको दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच आपको दिया हुआ है 12। ये आपका इक्वल टोटली आ रहा है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इतना आइसक्रीम जो कि ये आपका टोटल कोन का वॉल्यूम है, बट इसमें आइसक्रीम जो फिल किया जाता है वो 1/6 जो है कि खाली रह जाता है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है ना, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यदि निकालें, इसमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आपका जो कोन के अंदर जो रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम
वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो आपका कोन के भीतर रहने वाला है वो 1/6 3 माइनस कर दे तो आपका 5/6 पार्ट रहेगा इंटू 36 पाई। तो ये आपका फाइनली आ रहा है अभी 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये अभी आपका है ना कोन के भीतर का जो आइसक्रीम उसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा फिर है ना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन टॉप है ना, टॉप वॉल्यूम यदि निकालें, टॉप वॉल्यूम यदि यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ हेमीस्फेयर का वॉल्यूम आपका आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 तो 3 का यहाँ पे क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करने से भी आ रहा है आपका टोटल 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम का बात करें आइसक्रीम का है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम देखें तो यहाँ पे 30 और यहाँ से फिर आपका आ रहा है 18, टोटल कितना आ जाएगा 48 पाई। तो 48 इंटू पाई का वैल्यू आपका आ रहा है 3.14 रखने पे ये टोटली अभी आपका वैल्यू आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। ये क्वेश्चन आपका जो 5 नंबर का है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन के कटने के कोई चांसेस ही नहीं रहते हैं ना। तो आइए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से हम लोग सॉल्व करें, जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है। इस क्वेश्चन का फुल गारंटी है। कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर है ना। तो इसे लॉन्ग तरीके से ही करते हैं जैसा कि हमेशा एग्जाम में भी जो पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह हमारा रेशनल नंबर है। तो रूट 5 यदि रेशनल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स p/q। यहाँ पे आपका q नॉट इक्वल टू 0 रहने वाला है और p एंड q आपका कोप्राइम नंबर है। यहाँ से p और q आपका यहाँ पे कोप्राइम नंबर भी रहने वाला है। अच्छा अब यदि दोनों तरफ यदि स्क्वायर करके अरेंज करें तो इसे लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल्स p²। तो यहाँ से देख सकते हैं कि p² यहाँ पे आपका डिविजिबल बाय 5 है ना। p² इज डिवाइडेड है ना डिविजिबल बाय 5 यहाँ पे आपका आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि p इज है ना p इज डिविजिबल बाय 5 यहाँ पे आपका हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे p इक्वल से मान लेते हैं कि 5a है। यहाँ पे अब कर लेते हैं p इक्वल्स 5a यदि यहाँ पे मान लें तो आपका जहाँ की a आपका इंटेजर है ना। इसको इक्वेशन यदि यहाँ से 1 मान लेते हैं, यहाँ पे a आपका इंटेजर नंबर है। तो यहाँ से फिर स्क्वायर करें तो ये अभी आपका आ रहा है p² तो p² इक्वल टू यहाँ पे 5q² आ रहा था। तो यहाँ से 25a² इक्वल्स फिर आ रहा है आपका 5q²। तो यहाँ से यदि देखें तो ये फिर हमारा बन के आ रहा है कि q² इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि q डिविजिबल है ना बाय 5। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो यहाँ से अब देखें है ना फ्रॉम 1 and 2 से यदि देखें तो ये अभी आपका क्या रहा है ना 1 and 2 लीड्स टू contradiction as
एज पी एंड क्यू आर को प्राइम है ना। तो इसका मतलब डायरेक्टली अब ये हम कह सकते हैं कि इसलिए सो √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल नंबर है ना। ये आपका समझ, मैंने मेन पॉइंट को इसमें हाईलाइट किया है, ये आपका जो कि यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन में। सेक्शन का आपका 1 एंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 30। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/कोट ए प्लस tan ए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से LHS से शुरू करते हैं। तो LHS को पहले शुरू करके देखते हैं। LHS क्या रहने वाला है, और कोसेक ए माइनस साइन ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, इसे कह सकते हैं अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/sin ए माइनस sin ए है ना, इंटू फिर आपका हो जाएगा सेक ए, तो कर देंगे इसे 1/cos ए माइनस cos ए है ना। तो ये आ जाएगा अभी आपका 1 माइनस साइन इसकी आ जाएगा अभी cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sin ए मल्टीप्लाई इंटू फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय फिर cos ए। तो सॉल्व करने पे ये भी आपका आ रहा है sin ए इंटू cos ए। तो चलिए LHS का वैल्यू आ रहा है अभी sin ए इंटू cos ए। अब RHS को हम लोग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा RHS रहने वाला है। तो इसमें देखा 1/कोट ए प्लस tan ए को कर सकते हैं 1/कोट ए को लिख सकते हैं cos ए बाय sin ए, cos ए बाय sin ए प्लस tan ए हो जाएगा हमारा sin ए बाय cos। तो फिर से कर सकते हैं 1/ ये भी हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sin ए इंटू cos ए। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू आपको 1 आता है। तो 1/1 इंटू sin ए इंटू cos ए इक्वल से आपका ये भी आपका sin ए इंटू cos ए आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आपका LHS बराबर RHS आपका हो चुका है, जो कि आपका रिक्वायर्ड प्रोविजन था। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले सेशन में फिर जो है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आऊँगा और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स को मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मुझ पे, मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट्स पे जो है कि फोकस कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स सो मच।